जय हिंद। दोस्तों, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं और मेरे बहुत सारे ऐसे भी व्यूवर्स हैं जो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन मुझे अपने व्यूवर्स के समझदारी पर जरा सा भी शक नहीं है। अब देखिए, अगर बात की जाए समझदारी और पढ़ाई लिखाई की, तो यहाँ पे इसमें रिलेशन थोड़ा सा कम हमें देखने को मिलता है। रिलेशन नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन रिलेशन थोड़ा सा कम हमें देखने को मिलता है। क्योंकि कभी-कभार पढ़े लिखे लोग भी नासमझी से काम ले लेते हैं और कभी-कभार कम पढ़े लिखे लोग भी समझदारी से काम ले लेते हैं। तो आप जिस भी तरह के लोग हैं, आप बहुत पढ़े लिखे जानकार हैं या फिर थोड़े कम पढ़े लिखे भी लोग हैं, मुझे आपके समझदारी पर ज़रा-सा भी शक नहीं है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वक़्त आ गया है आपको समझदारी दिखाने की, समझदारी से काम लेने की। क्योंकि अब जो स्टॉक मार्केट की सिचुएशन है, उसमें अगर आपने समझदारी से काम नहीं लिया, तो आपको यकीनन एक बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि दिन रात डर का माहौल बनाया जा रहा है। जहां पे भी देखेंगे आप इस तरह के आपको थंबनेल देखने को मिलेंगे कि उससे आपको डर और घबराहट ही पैदा होगा। इसीलिए आज की वीडियो का मेरा टॉपिक ये है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सावधान, स्टॉक मार्केट की लगातार गिरावट कहीं कोई साजिश तो नहीं। वाकई में दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है कि स्टॉक मार्केट में जो लगातार गिरावट हो रही है, कहीं वो साजिश के तहत तो नहीं की जा रही है। क्या इस साजिश में हम फंस तो नहीं जाएंगे? क्या इस साजिश में फंस करके हम गलत डिसीजन ले करके अपना नुकसान तो नहीं कर बैठेंगे? इस बात को आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपना परिचय मैं आप सभी को दे दूं। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमपी के द्वारा, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरे पास एमपी के द्वारा दिया गया वैलिड एआरएन नंबर है, यानी कि एमपी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, कारण कुछ भी हो सकता है, आपको डर लगता है, आपको घबराहट होता है, या फिर आपको अच्छा सा सपोर्ट नहीं मिला, या फिर आप म्यूचुअल फंड के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, अब आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित किसी भी तरह का सर्विस चाहिए, तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक दे दिया है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर करके उस ऐप के माध्यम से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सावधान, स्टॉक मार्केट की लगातार गिरावट कहीं कोई साजिश तो नहीं। इस बात को समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल समझने होंगे और कुछ डेटा भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा, जिनको देख करके आपको बहुत कॉन्फिडेंट मिलेगी और आप एक कॉन्फिडेंस से इस गिरावट का सामना कर पाएंगे और जो भी गलत डिसीजन होने वाली थी आपके साथ में, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। एक बात आप समझिए कि जिस भी चीज का प्राइस ऊपर या फिर नीचे जाता है, इसमें पूरी तरह से हाथ होता है डिमांड और सप्लाई का। अब ये जो डिमांड और सप्लाई का जो बात है, ये एक तो तरह से बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको आसानी से समझने के लिए हम सब्जी मंडी में जा सकते हैं। वहाँ पे फल और सब्जियां बिकते रहती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन भी फल या फिर सब्जी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है या फिर हार्वेस्टिंग का सीजन होता है, अक्सर उन चीजों की रेट हमें कम देखने को मिलती है या फिर कम प्राइस पर अवेलेबल होती है। लेकिन जो भी ऐसी फल या सब्जियां होती हैं जिनकी हार्वेस्टिंग की सीजन नहीं होती है, उनका डिमांड बहुत ज्यादा होता है, उनको हमको ज्यादा पैसा दे करके खरीदना पड़ता है। कभी कभी इसे आर्टिफिशियल तरीके से भी क्रिएट किया जाता है, लेकिन अक्सर रियलिटी होती है। जिन भी फल या सब्जियों के हार्वेस्टिंग की सीजन होती है, आप अक्सर देखते होंगे, इससे हमारे देश के किसान भाई भी बहुत परेशान है कि हार्वेस्टिंग के सीजन में अक्सर उनको जो प्राइस है वो कम देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय सप्लाई जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। तो डिमांड और सप्लाई का यहाँ पे खेल होता है। अगर किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और किसी चीज का डिमांड कम हो रहा है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो ऑफकोर्स क्योंकि वहां पे कोई लेने वाला नहीं है, तो उस चीज का रेट घट जाता है। और ठीक यही सिचुएशन स्टॉक मार्केट में भी हमें देखने को मिलता है। जब स्टॉक मार्केट में खरीदने वाले लोग कम होते हैं, बेचने वाले लोग ज्यादा होते हैं, तो स्टॉक्स के प्राइस या फिर स्टॉक मार्केट गिरने लगता है। लेकिन जब स्टॉक्स खरीदने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, डिमांड करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं और सप्लाई करने वाले लोग कम होते हैं, बेचने वाले लोग कम होते हैं, तो ऐसे में स्टॉक मार्केट की प्राइस हमें बढ़ते हुए दिखती है। लेकिन अगर बात करें स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ पे कोई भी हार्वेस्टिंग का सीजन नहीं होता है, यहाँ कोई भी किसान नहीं है। हाँ, अगर हम मान लीजिए वो कमोडिटी की बात करें तो उसका एक्सचेंज अलग है। अभी हम प्योर इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं।
तो इक्विटी मार्केट में यहाँ पे कोई भी तो हार्वेस्टिंग का सीजन नहीं होता है कि कोई भी हार्वेस्ट करके अपना जो स्टॉक्स है उसको ला रहा है बेचने के लिए। ऐसे में बहुत ज्यादा स्टॉक्स आ गए इसलिए इसकी प्राइस गिर गई। तो यहाँ पे जो भी आपको प्राइस में कम या ज्यादा दिखने को मिलता है वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल होता है या क्रिएट किया जाता है। ये किनके द्वारा क्रिएट किया जाता है? ऐसे प्लेयर जो बड़े प्लेयर हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा करके रखा है, उनके द्वारा इस तरह की जो सिचुएशन है वो क्रिएट की जाती है। अब एक एग्जांपल मैं आप सभी को बताऊं दोस्तों कि एक कोई जो बड़ा प्लेयर होता है वो उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए यही होता है कि जब मैं खुद जब खरीदूं ना, उस समय उस चीज का रेट कम हो। और कम कौन करेगा? कम भी बड़े प्लेयर ही करेंगे। अब बड़े प्लेयर करते क्या है, जैसे मान लीजिए कभी स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो गई है, ठीक है, तो जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हो जाती है तो वो करता क्या है कि अपना जो स्टॉक्स है उसको फुल कर लेता है। जितना भी उसको परचेज करनी थी, जितनी भी उसको बाइंग करनी थी, वो बाइंग करके अपने पास स्टॉक्स रख लेता है। अब होता क्या है कि उसको प्रॉफिट भी बुक करना है। अब प्रॉफिट बुक कैसे करेगा? जब तक स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। और जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो अपनी जितनी भी उसकी होल्डिंग होती है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा करके वो स्टॉक मार्केट में अपना जो होल्डिंग है वो बेचते रहता है। लेकिन जब एक समय ऐसा आता है कि उसके पास जो होल्डिंग है वो 60-70% निकल गई है, अब उसके पास 20-30% ही होल्डिंग बची हुई है। तो अब वो जो बड़ा प्लेयर है ना, करेगा ये कि अपनी 20-30% होल्डिंग को ना ऐसे पैनिक सेलिंग करेगा जिस वजह से स्टॉक मार्केट में लगेगा कि अब गिरावट आ जाएगी, अब बेचने वाले लोग बहुत सारे लोग आ गए हैं, अब तो स्टॉक मार्केट यहां से ध्वस्त ही होना है। आपको सिचुएशन इसी तरह की दिखाई जाएगी। जबकि वो 20-30% की जो उसको होल्डिंग बची हुई है वो स्टॉक मार्केट में अपनी जो होल्डिंग है उसको बेच रहा है। जबकि अगर उसकी उद्देश्य की बात की जाए तो उसको अपना होल्डिंग बेचना नहीं है, आपकी होल्डिंग उसको खरीदना है पैनिक स्टॉक मार्केट में करके। जब वो बड़ा प्लेयर अपने 20-30% की होल्डिंग को बेचता है तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट जो है डाउन हो जाता है और घबराहट में आप भी अपना स्टॉक्स बेच देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है और वही बड़ा प्लेयर आपके स्टॉक्स खरीद लेता है। क्योंकि दुनिया में इतिहास रहा है कि अच्छी चीजें जो है ना वो कमजोर हाथों में नहीं रहती है। आप डर कर घबरा करके बेच देते हैं और यही उसको चाहिए और फिर से वो स्टॉक्स अपने पास बना लेता है, अपना जो स्टॉक है उसको फुल कर लेता है। और जब स्टॉक मार्केट बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे आपको वही स्टॉक्स पास ऑन करता है महंगे रेटों में। और जब महंगा रेट हो जाता है तो अपना स्टॉक्स जो है वो सेल करके पैनिक सेलिंग करके आपको फिर से दे देता है और फिर से जब स्टॉक मार्केट गिरती है फिर से आपको खरीद लेता है। इसी तरह का चेन चल रहा है दोस्तों। और जब तक आप समझदारी नहीं दिखाएंगे, जब तक आप समझदार नहीं होंगे, ये सिलसिला आगे भी चलते रहेगा। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल की बात करूंगा। मैं बात करूंगा शहरों की, मैं गांव नुक्कड़ की बात नहीं कह रहा हूं। अगर आप शहरों में देखेंगे और बड़े शहरों में देखेंगे या फिर और भी बड़े शहरों में देखेंगे या फिर दुनिया के किसी भी शहर में आप देख लीजिए, एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे इन शहरों में जो प्राइम लोकेशन होता है, जिसको हम प्राइम लोकेशन कहते हैं या फिर सबसे अच्छी जगह कहते हैं, इन सबसे अच्छी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो अक्सर आपको वही लोग देखने को मिलेंगे जो पैसे वाले लोग हैं या फिर मजबूत लोग हैं। यहाँ पे आपको गरीब लोग या फिर कमजोर लोग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या इस तरह की जगहें जो हैं या फिर इस तरह का लोकेशन कभी भी गरीब लोगों के हाथ में या फिर कमजोर लोगों के हाथ में था ही नहीं? बिल्कुल था दोस्तों। क्योंकि ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं या फिर ये जो बड़े लोग होते हैं वो साम दाम दंड भेद लगा करके वो जो अच्छी चीजें कमजोर हाथों में होती है उसको लेने की पूरी कोशिश करती है और भरसक अभी तक वो कामयाब हो रहे हैं। इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में आज आप जा करके देखिएगा, मैं अपवाद सिचुएशन की बात नहीं करूंगा, 99% चांसेस में आपको यही देखने को मिलेगा कि जो भी प्राइम लोकेशन है वो अच्छे खासे मजबूत अमीर बड़े इन्वेस्टरों के हाथों में है। तो यहीं से ये चीजें पता चल रही है और इसी से इस बात का बल मिल रहा है कि हमेशा से ही कमजोर हाथों में अच्छी चीजें हमेशा से नहीं रहती है, उसको साम दाम दंड भेद लगा करके किसी भी तरह से ले लिया जाता है। और यहीं पे आपको समझदारी दिखाने का अब वक्त आ गया है कि अगर चीजों का दाम कम हो गया है तो उसको कम रेट में बेच करके आपको भागना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहीं पे गलती करेंगे तो आपका स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड फिर से निकल करके बड़े हाथों में चला जाएगा, वो बड़े इन्वेस्टर के हाथों में चला जाएगा और फिर से वो कल के दिन आपको महंगे रेट में देंगे और आप फिर से आप महंगे रेट में खरीदेंगे और सस्ते रेट में फिर से बेचेंगे। ये चेन जैसा कि मैंने कहा ये हमेशा से ही चलते रहेगी। अब वक्त आ गया है समझदारी दिखाने का। अब आपको समझदारी दिखाना चाहिए और सही तरीके से आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा गट फीलिंग कहता है कि भाई मुझे किसी भी तरह से स्टॉक मार्केट में बने ही नहीं रहना है, तो मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप बने ही रहिए।
अगर आपको लगता है कि एग्जिट कर देना चाहिए तो एग्जिट कर लीजिए, लेकिन डर, घबराहट और इस तरह के माहौल को देख करके आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब चलिए मैं आप सभी को एक डेटा दिखाता हूं, जिस डेटा से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए मैं आ गया हूं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैंने गूगल में सर्च कर लिया है निफ्टी 50 का चार्ट। इसी निफ्टी 50 के चार्ट के मदद से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ पाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि जो गिरावट शुरू हुई है ये कोरोना पेंडेमिक की तरह हो सकती है क्या? तो आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा जवाब होगा कि हाँ हो सकता है, और कई लोग ये भी कहेंगे कि नहीं हो सकता है। लेकिन अगर रियल सिचुएशन की बात करें तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी गारंटी से कह पाना नामुमकिन के बराबर ही है। तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकता है। तो अब हमें सिचुएशन से अवेयर रहना है कि अगर हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो उस सूरत में हमारे साथ क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये 2008-9 की जो मंदी है वो हमें दिखाई दे रही है। इससे पहले मैं मोटा मोटी आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि 2007 के आसपास में हमें स्टॉक मार्केट में हाई लेवल देखने को मिल रहा था। आप मेरे कर्सर के पास देखिए, मोटा मोटी आप समझने की कोशिश कीजिए। 2007-8 इसी के आसपास में हमें हाई लेवल देखने को मिल रहा था, जो कि लगभग 5700 के आसपास में है। आप लेवल भी देख लीजिए, और 5700 के आसपास के लेवल से अच्छी खासी गिरावट हुई थी 2008 के बाद में। और फिर से अगर बात की जाए कि 5700 का लेवल कब हमें देखने को मिला, तो आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग अगर बात की जाए तो 2010 के आसपास में हमें 5700 के आसपास में लेवल देखने को मिली थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब 2007-8 में स्टॉक मार्केट गिरी थी ना, तो अप्रोक्सीमेट 2 से 3 साल का समय लगा था उसको रिकवर होने में। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं कोरोना पेंडेमिक की, 2000 के आसपास की, तो उसी समय का आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको 5 साल का चार्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब कोरोना पेंडेमिक का चार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं हाई की बात करूं तो 12,256 यानी कि 12,260 के आसपास ही मान लीजिए 10 जनवरी के आसपास में हमें डेटा देखने को मिल रहा है। समय पर आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो टाइम और जो दिवस लिखा हुआ है उस पर आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। इसके लिए मैंने जानकारी पहले भी दी है, एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको बार बार रिमाइंड करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो 12,256 यानी कि अप्रोक्सीमेट मान लिया जाए कि 12,260 के आसपास में लेवल 10 जनवरी 2020 के आसपास में हमें देखने को मिल रही थी। और उसी साल 2020 में ही मार्च के आसपास में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो 8,000 से नीचे के लेवल यानी कि 8,000 के आसपास में अप्रैल में हमें लेवल देखने को मिल गया था, मार्च अप्रैल में। और अगर बात की जाए उसी साल 2020 की ही मैं बात कर रहा हूं, आप देख सकते हैं 2020 में जनवरी 10 के आसपास में 12,256 का लेवल था। और अगर मैं 2020 की ही बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 12,256 का लेवल हमें कब देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर मैं अक्टूबर नवंबर के आसपास में आऊं तो 12,000 यहाँ पे 800 देखने को मिला हमें, 12,200 ही देखिए, 12,263 हमने वहां देखा, 12,256 था, 12,200 यहाँ पे 63 हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अपना जो पिछला हाई था यहाँ पे अचीव कर लिया। और टाइम आप देखिए, आप समय देखिए 6 नवंबर 2020, यानी कि लगभग लगभग देखा जाए तो 10 महीने के अंदर में ही एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। बड़ा गिरावट भी हुआ और 10 महीने के अंदर ही स्टॉक मार्केट रिकवर भी कर गया। तो पहले हमने जो गिरावट देखा 2008-9 का, उसमें लगभग 2 से 3 साल का समय लगा। लेकिन जो 2020 के आसपास में गिरावट आई उसको रिकवर होने में सिर्फ 10 से 11 महीने का समय लगा। और मुझे यकीन है कि अगर अब की बार कभी गिरावट आएगी, मैं गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूं, मुझे यकीन है कि अब की बार अगर कभी गिरावट आएगी तो ये 10-11 महीना से भी कम का समय लगेगा। क्योंकि अब लोग जानकार ज्यादा हो रहे हैं, समझदार लोग ज्यादा हो रहे हैं, सबको नीचे के रेट पर अपना पैसा लगाना है। तो अब की बार अगर खुदा ना खास्ता ईश्वर न करे गिरावट होती भी है, तो मुझे ऐसा मेरा मानना है पर्सनली कि अब की बार रिकवरी और भी तेज होगी। अब यहाँ पे मेरा सवाल आपसे एक और है कि आप जब म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाने आते हैं तो आप तो कहते हैं कि भाई मुझे 10 साल के लिए पैसा लगाना है, 15 साल के लिए लगाना है, 20 साल के लिए लगाना है, 25 साल के लिए लगाना है। किसी किसी का तो कहना होता है कि भाई हम 25 साल से ज्यादा समय के लिए भी पैसा लगाते हैं। तो अगर आप 20-25 साल के लिए पैसा लगाने आ रहे हैं और शॉर्ट टर्म्स में अगर आपको गिरावट दिख भी गई तो क्या आपको घबराना चाहिए? क्या आपके पास इतना भी पेशेंस नहीं है कि आप 10-11 महीना बर्दाश्त कर सकें?
आपको पैसा लगाना है 10-15 साल के लिए और आप अगर पेशेंस 7-8 महीना भी नहीं दिखा पाएंगे तो कैसे होगा बताइए। स्टॉक मार्केट इसीलिए तो कहा जाता है कि यहाँ पे एवरेज रिटर्न का खेल है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हर साल आपको एक बैंक अकाउंट में जो फिक्स डिपॉजिट का रेट होता है उसकी तरह से आपको रिटर्न मिलते रहे। यहाँ पे उतार चढ़ाव होगा। किसी साल ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिटर्न मिलने की जगह माइनस में भी 10-15% का रिटर्न मिल जाए, लेकिन अप्रोक्सीमेट अगर आप बने रहेंगे तो आप चार्ट जो देख रहे हैं ना, चार्ट चीख चीख करके गवाही दे रहा है कि आपको अच्छा खासा 15 से 25% के आसपास का रिटर्न मिला है। और आगे भी इस तरह का पूरी तरह से पॉसिबल है, जैसे हमारे देश की इकोनॉमी है, जैसा हमारा देश चल रहा है, क्योंकि हमारे देश जो है वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इस तरह का ग्रोथ हमें आगे भी मिलेगा। तो आपको कभी भी शॉर्ट टर्म्स की गिरावट से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप लॉन्ग टर्म्स के लिए पैसा लगाने आए हैं, और अगर आप पेशेंस सिर्फ 2-4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में ही लूज कर देंगे तो आप कैसे पैसा बनाएंगे। एक दिन आपको भी एक बड़ा प्लेयर बनना है, तो बड़ा प्लेयर बनने के लिए आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अक्सर बड़ा प्लेयर वही बने हैं जो अक्सर बाइंग सेलिंग नहीं करते हैं। स्टॉक मार्केट में जैसे ही गिरावट हुआ हमने बाइंग कर लिया और बढ़ने लगा तो सेल कर दिया। तो इस तरह से करने वाले आप एक भी एग्जाम्पल मुझे नहीं दिखा पाएंगे जो बड़ा इंसान बन गया या फिर पैसे वाला इंसान बन गया। जो भी आज एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने अवेलेबल है, राकेश झुनझुनवाला की बात की जाए, विजय केडिया की बात की जाए, और भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, रामदेव अग्रवाल हैं, इन सब ने जब एक बार अच्छे से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके चुन लिया तो उसमें बने हुए हैं, इसीलिए आज उनके पास इतना पैसा है। तो बाइंग सेलिंग करनी हमेशा अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती है। अगर आप स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े माहिर हैं तब तो आप अपनी खुद की डिसीजन ले सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो फ्रिक्वेंटली बाइंग सेलिंग करता है स्टॉक मार्केट को देख करके, स्टॉक मार्केट के लेवल के हिसाब से चलता है, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाएगा। तो दोस्तों, जब आप लंबे समय के लिए आए हैं तो शॉर्ट टर्म्स की गिरावट से बिल्कुल भी मत घबराइए। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि पिछली बार जब स्टॉक मार्केट कोरोना पेंडेमिक के समय में गिरा था तो सिर्फ लगभग 10 से 11 महीने का समय लगा है। तो अगर आप इतना समय भी नहीं दे पाएंगे तो कैसे बड़ा पैसा बनाएंगे। तो आज की वीडियो में यही थी दोस्तों। मेरी कोशिश बती इतनी थी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो कैसे भी कर रहे हो, स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हो, मामला एक ही है, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही जाता है। आपको बने रहना चाहिए, आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करें और इस बात का कोई फायदा उठाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए और वो भी गलत डिसीजन लेने से बच जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।